हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं बर्निका का चैप्टर 4 नगर, जिसके लेखक सुजाता है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट के वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में आप अपना बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कभी भी इस चैनल पे फ्यूचर में वीडियो अपलोड किया जाए कोई भी सब्जेक्ट को लेकर तो आपके पास आसानी से पहुंच सके और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सको। तो चलिए आज के हम लोग वीडियो में देखेंगे यह जो बर्निका का चौथा चैप्टर नगर है, जिसमें आज हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे और साथ में हम पुस्तक के माध्यम से आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहो, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो लगता है अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जाना, और वीडियो खराब भी लगता है तो आप चैनल के जो वीडियो है उसको आप डिसलाइक कर जाना। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज के जो चैप्टर 4 है, यह जो नगर है यह एक तमिल भाषा में लिखा गया है। ध्यान रखेंगे यह कौन सी भाषा में है, यह तमिल भाषा में। और इनके जो लेखक यहाँ से देखने को मिलेंगे ये कौन है, सुजाता। तो आइए थोड़ा सा लेखक के बारे में और साथ में इस चैप्टर के इंट्रोड्यूस करा देते हैं आपको। सुजाता का जो वास्तविक नाम है यस रंगराजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और पूछे जाने के चांसेस भी बने रहते हैं। तो याद रखेंगे सुजाता का जो वास्तविक नाम है वह एस रंगराजन है। इनका जो जन्म हुआ है वह 3 मई 1935 ईस्वी में चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ है। आप ध्यान रखेंगे चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। इनके आगे बढ़े तो इनके कुछ उपन्यासों पर चलचित्र भी बनाए गए हैं। ध्यान रखेंगे चलचित्र भी बनाए गए हैं और कुछ पर इन्होंने अभिनय नाटक भी लिखा है। ध्यान रखेंगे इन पे कुछ जो है इन्होंने उपन्यास पर चलचित्र भी बनाया है और कुछ जो इनके हैं उन पे नाटक भी लिखे गए हैं। बात करें तो इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, देख सकते हैं, जिनमें यहाँ से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करने हैं ये दोनों, जिनमें है करयलान और करयलान सेन बकप्पू और कनुवत तोली रसैले, देख सकते हैं तोली रसायले आदि जो इनके उपन्यास है बहुत चर्चित है। आप दोनों इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए तो कहता है यह कहानी जो लिया गया यहाँ पे हम लोग जो नगर देखने वाले हैं यह आधुनिक तमिल कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से साभार द्वारा यह संकलित है। ध्यान रखेंगे ये आधुनिक तमिल कहानियों से लिया गया है जिसका नाम नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से यह साभार संकलित है। और इस कहानी का जो हिंदी अनुवादक है, ध्यान रखेंगे हिंदी जो अनुवादक है इनका, उनका नाम जमुना है। ध्यान रखेंगे क्या उनका नाम है, तो ये जमुना है, ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को यह पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और साथ में आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलिए हम आपको रूबरू करवाते हैं चैप्टर्स के माध्यम से। तो चलिए हम आपको चैप्टर्स का फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ से देने वाले हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से। देखिए यहाँ पे कहा है, देखिए ये राजन इनका जन्म पूरा नाम था, ध्यान रखना है आपको, तो ध्यान रखेंगे। यहां से आगे बढ़िए तो कहता है यहाँ से कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। मदुरै क्या है, तो यह पांड्य लोगों को क्या है, यह दूसरी राजधानी है। हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में मथुरा नाम से उल्लेखित है। ध्यान रखेंगे मथुरा नाम से उल्लेखित है। अंग्रेजों द्वारा इसे मदुरा कहा जाता है और यूनानी लोगों द्वारा इसे मेदोरा कहा जाने वाला नगर तमिल लोगों का मदुरै ही है। तो आप ध्यान रखेंगे सभी पॉइंट्स को कि कौन किसे क्या कहते थे। दीवारों पर मोटे अक्षरों में छपे विविध वस्तुओं का विज्ञापन करने वाले तरह तरह के पोस्टर लगे हुए थे। निजाम लेडी तंबाकू एके ब्रांड, ब्रेसियस सावधान, क्रांति की आग भड़क रही है, खास सभाएं, हाजी मूसा की कपड़ों की दुकान, कपड़ों का सागर, 30/9/1973 को नास्तिक लोग आग की हांडियां लेकर चलेंगे। तो ये सभी वहां मोटे मोटे दीवारों पर लिखे हुए थे। आप वीडियो को 2 बार जरूर देखना और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि कक्षा 10वीं की कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। आगे कहता है कि मदुरै नगर में एक साधारण दिन हमेशा की तरह सड़कों पर नालों के सामने मनुष्यों के बदले घड़े लाइन बनाकर खड़े थे। छोटे बच्चे टिटनेस और भयानक रोगों की चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे थे। पांडियान परिवहन निगम की बसें सर्वत्र स्वदेशी की भावना में युक्त डीजल का धुआं फैला रही थी। कलफ लगी निकर कमीज पहने प्रोटीन की कमी से पीड़ित से पुलिस वाले इधर उधर आने जाने वाले वाहनों और मनुष्यों की गति को नियंत्रित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे ब्राउनियन गति सिद्धांत का पालन कर रहे हैं।
यानी कहते हैं यहाँ से लिखा कि मदुरै का वह दिन, ठीक है ना, यहाँ से आप देख सकते हो मदुरै का वह दिन, जब यहाँ से ध्यान रखेंगे मदुरै का वह दिन, मदुरै का एक ऐसा साधारण दिन है जिस समय यहाँ की जो सड़क है, नालों के सामने मनुष्य अपने घड़े लाइन बना कर क्या है खड़े हैं, छोटे बच्चे टिटनस और यहाँ पे कलफ लगा के कमीज पहन के, जो प्रोटीन की कमी से पुलिस पीड़ित जो पुलिस वाले हैं वह इधर उधर जाने वाले वाहनों की गति को रोक रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। खादीदारी लोगों का एक जुलूस जो ज्यादा न बड़ा था और न ज्यादा लंबा, महंगाई के लिए सरकार को कोसता हुआ सड़क की बाईं ओर मानो रेंग रहा था। चप्पल रहित गवार लोगों की भीड़, मीनाक्षी मंदिर के स्तब्ध से खड़े अनेक गोपुरम, सुखी हुई बैगे नदी का पुल, यही है मदुरै। हमारी कहानी एक ऐसे लड़की से संबंधित है जो आज ही इस नगर में आई है। बल्ली अमाल अपनी लड़की पंपाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठे प्रतीक्षा कर रही थी। आप यहाँ से क्या नोट करेंगे, देखिए यहाँ से बल्ली अमाल, ध्यान रखेंगे बल्ली अमाल की लड़की पंपाती के साथ मदुरै बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। पहले दिन पंपाती को बुखार था, आप ये भी पॉइंट्स को नोट करेंगे। पहले दिन पंपाती को बुखार था, उसे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाए जाने पर वहां के डॉक्टर ने उन्हें डरा दिया। वे बोले सुबह की पहली बस लेकर झटपट बड़े अस्पताल पहुंच जाओ। पंपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, 6 डॉक्टर उसे घेरे हुए थे। आप ये पॉइंट्स को याद रखेंगे, कितने डॉक्टर, तो 6 डॉक्टर। पंपाती लगभग 12 साल की थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। पंपाती कितने साल की थी, 12 साल की थी। उसकी नाक दोनों ओर छिदी हुई थी, नाक की लौंग में जड़े मामूली नगीने अस्पताल की रोशनी में चमक रहे थे। माथे पर विभूति का आड़ा तिलक लगा था, छाती तक चादर ओढ़ाई हुई थी, उसमें से बाहर निकले उसके हाथ दुबले पतले से लग रहे थे। बुखार की तेजी के कारण पंपाती बेहोश सी पड़ी थी, उसका मुंह खुला हुआ था। बड़े डॉक्टर ने उसका सिर घुमाकर देखा, आंखों की पलकों को उठाकर देखा, गालों को उंगली से दबाकर देखा, खोपड़ी को उंगलियों से ठोक ठोक कर उसका परीक्षण किया। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे, स्नाकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाते थे, वे प्रोफेसर थे। उनके चारों ओर खड़े डॉक्टर उनके छात्र थे। वे बोले एक्यूट केस ऑफ मोनेजाइटिस, आप इसको नोट करेंगे, क्या बोले थे, एक्यूट केस ऑफ मोनोजाइटिस, नोटिस था, ठीक है ना। उन्होंने ऐसा बोला था, किनको देखकर, तो पंपाती को देखकर। आगे बढ़िए तो कहता है बल्ली अमाल न समझ में आने वाली उनकी बातों को सुनती हुई अत्यंत चिंतित होकर अपनी पुत्री को एकटक देख रही थी। चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर देखिए यहाँ से ऑप्थल्मोस्कोप की सहायता से, देख सकते हैं ऑप्थल्मोस्कोप की सहायता से उस लड़की की आंखों के भीतर का भाग परीक्षण किया। टॉर्च से रोशनी फेंककर यह देखा कि उनकी पुतलियां हिलती है या नहीं, फिर अपनी अपनी कॉपियों पर आवश्यकता अनुसार टिप्पणियां लिख ली। बड़े डॉक्टर बोले कह दीजिए कि इसे एडमिट कर लें। बल्ली अमाल ने बारी बारी से उनके चेहरे की ओर देखा। डॉक्टर में से एक बोला माताजी, इस लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा। वह देखिए वहां जो सज्जन बैठे हुए हैं उनके पास जाइए, आपकी चिट कहाँ है। बल्ली अमाल के पास चिट नहीं थी। कोई बात नहीं, वो दे देंगे। अरे यार तू चल, बाबूजी इस तरफ से। बल्ली अमाल ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा बाबूजी, बच्ची अच्छी हो जाएगी ना, पहले इसे एडमिट करवा दें, हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर धनशेखरन, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। आप इसको नोट कर लेंगे, कौन बोले थे, तो ये डॉक्टर धनशेखरन। दूसरे लोगों द्वारा घिरे हुए वे किसी मंत्री की तरह वहां से चल दिए। डॉक्टर धनशेखरन वहां बैठे श्रीनिवास को सारी बातें समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। श्रीनिवास ने बल्ली अमाल की ओर देखा। अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है। अरे ओ हरामजादे, वह रजिस्टर उठा दे, ऐसा उनको सुनने को मिला। तो आगे बढ़िए तो कहता है बल्ली अम्मा, पेशेंट का नाम, वे मर चुके हैं। पेशेंट का नाम, वे मर चुके हैं। श्रीनिवास ने सिर उठाकर देखा। पेशेंट यानी रोगी, किसे भर्ती करना है, मेरी बेटी को। नाम क्या है, जी बल्ली अम्मा। क्या मजाक कर रही हो, तेरी बेटी का नाम क्या है। पंपाती।
पंपाती, हे ईश्वर, ये ले, इस चिट को लेकर सीधी चली जा। वहां सीढ़ियों के ऊपर एक सज्जन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे। वे लोगों से वेतन आदि के बारे में पूछताछ करते हैं। उन्हें यह चिट दे देना। बच्ची बच्ची क्या बच्ची का क्या होगा? बच्ची को कुछ नहीं होगा, उसे यहीं लेटी रहने दे। तेरे साथ कोई नहीं आया, तू जा। यहाँ विजय रंगम कौन है? वह जाती है और कहती है कि यहाँ विजय रंगम कौन है। बल्ली अमाल पंपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वहां की लंबी कतार देखकर और वहां फैली एक विशेष गंध के कारण जी मिचलाने लगा। उसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया। वह चिट लेकर सीधे चली गई। कुर्सी खाली पड़ी थी, उसकी पीठ पर धूल पड़ी हुई थी। पास बैठे एक व्यक्ति को उसने चिट दिखाई। उन्होंने कुछ लिखते हुए कनखियों से उस चिट की ओर देखा। माँ जी, तनिक ठहरो, आने दो, उन्हें आने दो, कहकर खाली कुर्सी की ओर संकेत किया। बल्ली अमाल के मन में अपनी बेटी के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा जागी। उस अनपढ़ स्त्री के हृदय में इस प्रश्न से ने अत्यंत विशाल रूप ले लिया कि मैं यहाँ प्रतीक्षा करूं या बच्ची के पास लौट जाऊं। उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था कि क्या उन्हें आने में बहुत देरी लगेगी। वेतन के बारे में पूछताछ करने वाले सज्जन अपने भांजे को भर्ती करवाकर आराम से लौटे। आकर कुर्सी पर बैठे, उन्होंने 3 बार नसावर ली, फिर रुमाल को रस्सी की तरह बांटकर नथुनों में डालकर सुरसुराकर चुस्त होकर बोले, देखो भाई, तुम लोगों को लाइन बनाकर खड़े होना चाहिए। फतिंगों की तरह झुंड बनाकर चले आओगे तो कैसे काम चलेगा। 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद बल्ली अमाल के हाथ की चिट को जैसे किसी ने छीन सा लिया। आगे बढ़िए तो कहता है कि इस चिट पर तो डॉक्टर साहब ने दस्तखत ही नहीं है, दस्तखत इन डॉक्टर साहब की नहीं है। जाकर डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब के दस्तखत करवा ला। मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा? तू कहाँ से आई है? मुंडा डिप्टी, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ का मुन्ना डिप्टिट, ध्यान रखेंगे। अच्छा, मुंडा डिप्टिट से, कहकर क्लर्क जोर से हंसे, फिर बोले, अपनी वह चिट मुझे दे दो, अपनी वह चिट मुझे दे दे। उसने दोबारा अपनी चिट उन्हें दी। उन्होंने उसे उलट पलट कर देखा। तेरे पति का वेतन कितना है? वे मर चुके हैं। तेरा वेतन कितना है? वे मर चुके हैं। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। महीने में कितने रुपए कमाती है? जब फसल काटने जाती हूँ तब वेतन के रूप में धान मिलता है, दूसरे मौकों पर बाजरा, रागी आदि मिलता है। यह जवाब देती है कौन? तो यह बल्ली अमाल देती है। रुपए नहीं मिलते? अच्छा, तेरा वेतन 90 रुपया लिख लेता हूँ 1 महीने में। घबरा मत, तुझसे पैसे नहीं लेंगे। ले इस चिट को लेकर यहाँ से सीधे जाकर बाएं हाथ की तरफ मुड़ जा। दीवार पर तीर का निशान बना होगा, वहां से तू 48 नंबर वाले कमरे में चली जाना। बल्ली अमाल ने उस चिट को दोनों हाथों में ले लिया। क्लर्क ने उसे जो संकेत दिए थे उनसे उसके सरल मन में और अधिक उलझन पैदा हो गई। हवा के झोंकों में पड़े कागज के टुकड़े की तरह वह अस्पताल में इधर उधर भटकती फिरी। वह पढ़ना नहीं जानती थी। उस समय उसके ध्यान से यह बात उतर गई थी कि उसे 48 नंबर कमरे में जाना है। लौटकर उस क्लर्क से दोबारा कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था। अचानक उसने अपने पास से 2 रोगियों को एक ही स्ट्रेचर पर ले जाते देखा। उसमें से एक बैठा हुआ था और दूसरा अधलेटी अवस्था में पड़ा था। दोनों की नाक में नली डाली गई थी। दूसरी ओर एक ट्रॉली में एक चौड़े मुंह बर्तन वाले में सांभर मिला भात ले जा रहे कुछ सफेद टोपीधारी लोग दिखाई दिए। सभी प्रकार से सुसज्जित सफेद कोट पहने, स्टेथोस्कोप को माला की तरह गले में डाले कुछ डॉक्टर रानियां सामने से निकली। पुलिस वाले, चाय कॉफी वाले, नर्स, सभी लोग सभी दिशाओं में आ जा रहे थे। वे लोग जल्दी में थे। उन्हें रोककर कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था। उसकी समझ में नहीं आया कि वह उनसे क्या पूछे। किसी एक कमरे के सामने लोग भीड़ लगाए खड़े थे। वहां एक आदमी उसके हाथ की चिट की तरफ पीले रंग की बहुत सारी चीटें जमा किए हुए था। उसने अपनी चिट उस आदमी को दे दी। उसने बिना देखे उसकी चिट लेकर रख ली। बाहर बेंच पर बैठे सभी अपनी बारी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। बल्ली अमाल को पंपाती की चिंता सताने लगी। लड़की वहां अकेली पड़ी है। जिस आदमी ने चिट इकट्ठी की थी वह एक एक का नाम लेकर पुकार रहा था और उन्हें उसी क्रम में बैठाता जा रहा था। चिट पर पंपाती का नाम पढ़कर वह बोला,
इसे यहाँ क्यों लाई, ले इसे लेकर सीधी चली जा। और वह चिट बल्ली अमाल को वापस दे दी। पर इस पर वह बोली, बाबूजी मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है। कुछ सोचकर उसने उसके सामने से जाते एक व्यक्ति को रोककर कहा, अमलराज माता जी को 48 नंबर का कमरा दिखा दो। वह कहते हैं, जो व्यक्ति था वह कहता कि अमलराज माता जी को 48 नंबर कमरा दिखा दे। बल्ली अमाल से वह बोला, इस आदमी के पीछे पीछे चली जाओ, ये वहीं जा रहे हैं। उससे अमलराज के पीछे भाग भाग कर जाना पड़ा। वहां एक और बेंच पर दूसरे लोगों की भीड़ दिखाई दी। एक आदमी ने उसके हाथ की चीट ले ली। भूख सुबह से भूखी होने के कारण और अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण बल्ली अमार का सिर चकराने लगा। आधे घंटे बाद उसका नाम पुकारा गया। वह कमरे के अंदर गई। आमने सामने दो लोग बैठे पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति ने उसकी चिट अपने हाथ में ले ली और उसे उलट पलट कर ध्यान से देखा। वही रंग रोगी विभाग से आई हो, वही रंग रोगी विभाग से आई हो। वह उसके इस प्रश्न का उत्तर न दे सकी। चिट पर लिखा है कि रोगी को एडमिट किया जाए। इस समय जगह नहीं है। कल सुबह ठीक 7:30 बजे आ जाना, समझी। बाबूजी कहाँ आना होगा, यहीं आना, सीधे यहीं आ जाना, समझी। उस कमरे से बाहर आते ही बल्ली अमाल को अपनी बेटी पंपाती की बहुत चिंता सताने लगी, जिससे वह लगभग डेढ़ घंटे से अकेला छोड़ आई थी। वह उसके पास लौटने का रास्ता नहीं पा सकी। अस्पताल के सभी कमरे एक जैसे थे। उसे लगा मानो एक ही आदमी घूम फिरकर अस्पताल के अलग अलग कमरों में बैठा हुआ है। एक वार्ड में अनेक रोगी लेटे हुए थे, जिनके हाथ पैरों को ऊंचा करके उन पर वजन बांधा गया था। एक कमरे में क्रम से लेटे छोटे छोटे बच्चे मुंह बनाकर रो रहे थे। मशीनों, रोगियों और डॉक्टरों की उस भीड़ में वह वापस लौटने का रास्ता न पा सकी। सोचिए जरा, ऐसा कंडीशन हुआ होगा तो वह क्या कर रही होगी। एक पढ़े अनपढ़ लोगों और एक पढ़े लोगों में कैसे डिफरेंट आप कर सकते हो। आगे बढ़िए तो कहता, उसने डॉक्टर रानी को पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई जहां से वह चली थी। वह बोली, डॉक्टर डॉक्टर बीबी, वहां बहुत से डॉक्टर लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। एक आदमी ने मुझसे मेरा वेतन पूछा था। उसने यह भी बताया था कि मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं अपनी लड़की को वहीं छोड़ आई हूँ। डॉक्टरनी द्वारा बताए गए रास्तों से वह लौटी। उस समय मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। उसका मामूली सा डर भीषण भय की भावना में परिणत हो गया। वह रोने लगी। उसे बरामदे के बीचों बीच खड़े रोता देख एक आदमी ने उसे किनारे पर खड़े होकर रोने को कहा। वहां के लोगों को उनका रोना शायद वहां फैली रोगाणुनाशक दवाइयों की गंध के समान सहज स्वाभाविक लगा था। पंपाती पंपाती, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, अब कहाँ जाऊं, कहती हुई वह इधर उधर घूमती फिरी। तभी उसे एक तरफ बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता। उस दरवाजे से सिर्फ अंदर के लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा था। उसे याद आया कि उसने यह दरवाजा पहले भी देखा था। वह बाहर आई। उसे याद आया कि वह यहाँ से थोड़ी दूर चलकर दूसरे दरवाजे से अस्पताल भीतर गई थी। वह उस ओर दौड़ी। दूसरे दरवाजे के पास पहुंचने पर उसे एक लकड़ी की बनी सीढ़ियों की याद आई। सामने उस सज्जन की कुर्सी खाली पड़ी थी, जिसने वेतन आदि के बारे में पूछा था। मुझे वहीं जाना है। वह दरवाजा बंद था। अंदर एक किनारे पर पंपाती अब भी एक स्ट्रेचर पर आंखें मूंदे पड़ी दिखाई दी। बाबूजी बाबूजी, जरा दरवाजा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है। ठीक 3 बजे आना। इस समय अब सब कुछ क्लोज हो चुका है। वह 10 मिनट तक उस आदमी से मिन्नतें की। उसकी भाषा बल्ली अमाल की समझ में नहीं आई। किसी व्यक्ति ने पैसे पाकर उसने चुमकर उसके लिए दरवाजे खोला। उस रास्ते से वह झटपट अंदर भागी, अपनी बेटी को उठाकर छाती से लगाया और अकेले ही जाकर एक बेंच पर बैठकर खूब रोई। बड़े डॉक्टर एमडी के छात्रों की कक्षा समाप्त कर एक कप कॉफी पीकर वार्ड की ओर चल दिए। उन्होंने सुबह मोनेजाइटिस का जो केस देखा था वह उन्हें अच्छी तरह याद था। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में उस रोग की कुछ नई दवाइयां के बारे में पढ़ा था। मैंने आज सुबह मोनेजाइटिस का एक केस एडमिट करने को कहा था। 12 साल की वह लड़की कहाँ है? डॉक्टर साहब, आज यहाँ कोई एडमिट नहीं हुआ। आगे बढ़िए तो कहता, क्या एडमिट नहीं हुआ? मैंने उसे एडमिट करने का खास आदेश दिया था। धनशेखरन, क्या आपको याद है? याद है डॉक्टर साहब। पाल
आप जाकर पता करके आइए उस केस को इन लोगों ने कैसे मिस कर दिया। पाल सीधे नीचे गया और उन्होंने आमने सामने बैठे दोनों क्लर्कों से पूछताछ की। क्या करे बाबूजी, आप लोग एडमिट एडमिट लिखकर चिट पकड़ा देते हैं, यहाँ वार्ड में खड़े होने का ही जगह नहीं है। स्वामी बड़े डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे हैं, वे लोग उस उनके परिचित हैं। हो सकता है, मैं क्या जानूं। 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई, हो सकता है उसके बदले कोई और आया हो। मैंने सभी लोगों से कल सुबह 7:30 बजे आने के लिए कह दिया है। रात को 2-3 बेड खाली हो जाएंगे, इमरजेंसी हो तो पहले बता देना चाहिए। हाँ, इस बात का संकेत भी दे देना चाहिए कि बड़े डॉक्टर उस केस के इंटरेस्टेड हैं, वे लोग उनके रिश्तेदार हैं। वल्ली अमाल की समझ में नहीं आया कि वह अगले दिन 7:30 बजे तक क्या करे। अस्पताल के वातावरण ने उन्हें अत्यंत भयभीत कर दिया था। वह नहीं जान सकी कि उसे अपनी बेटी के पास रहने देंगे अथवा नहीं। क्षण भर के लिए कुछ सोचती रही, फिर उसने बेटी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया, उसके सिर को अपने कंधों से टिकाकर और हाथ पैरों को लटकता छोड़कर वह उससे लेकर अस्पताल से बाहर आई। पीले रंग की एक साइकिल रिक्शा पर सवार हुई। रिक्शे वाले ने बस अड्डे चलने के लिए कहा, रिक्शे वाले से बस अड्डा चलने के लिए कहा। व्हाट नॉनसेंस, कल सुबह 7:30 बजे। व्हाट नॉनसेंस, कल सुबह 7:30 बजे। तब तक वह लड़की मर जाएगी। डॉक्टर धनशेखरन, आप स्वयं ओडीपी में जाकर देखिए, वह वहीं होगी। इन दुष्टों के वार्ड में कोई बेड खाली नहीं है, तो क्या हमारे विभाग के वार्ड में एक बेड खाली है? उसे वह बेड दिलवा दीजिए, जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, उसे किसी के लिए रिजर्व करके रखा गया है। आई डोंट केयर, आई वॉन्ट दैट गर्ल्स एडमिट नाउ, राइट नाउ। ये ऐसा उन्होंने बोला। आप ये पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए तो कहता, बड़े डॉक्टर साहब आज तक इस तरह चिल्लाकर नहीं बोलते थे। अतः डॉक्टर धनशेखरन, पाल और हेड नर्स मिरांड सभी घबराकर बल्ली अमाल को खोजने ओपीडी की ओर दौड़े। इससे मामूली बुखार ही तो है, वापस मुना डिप्टी से ले चलती हूँ, वहाँ के वैद्य जी को दिखा दूंगी। गांव के अस्पताल नहीं ले जाऊंगी, वहाँ के डॉक्टर साहब ने ही तो मुझे डराकर मदुरै जाने को कहा था। इसके माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगी, ओझा से झाड़ फूक करवा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। साइकिल रिक्शा बस अड्डे की ओर बढ़ता जा रहा था। वल्ली अमाल ने मन्नत मानी, यदि पंपाती ठीक हो जाएगी तो बैदी सरवन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। आपने देखा, ये कहानी आपका खत्म होता है। आपने देखा कि एक अनपढ़ स्त्री, एक अनपढ़ लोगों का क्या हाल होता है, क्या नगर में ऐसे लोगों की क्या इज्जत होती है, क्या इन लोगों को किस तरह से यहाँ पे सताया जाता है। क्या अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई बख्शिश न हो तो आपको किस तरह से आपको समझाया जाएगा। तो उम्मीद है ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका आंसर सीरीज अपलोड किया जाएगा, आप लोग चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर्स के साथ।